हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि VBA बेस्ड फाइल एक्सेल से हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस पैकेज का आज लास्ट वीडियो है। इसके अंदर हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे वो डिस्कस करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ट्रांजैक्शन एंट्री और ट्रांजैक्शन को सेव करना और उसका रिकॉर्ड व्यू करना, चार्ट ऑफ अकाउंट डिफाइन करना और डेटाबेस मेंटेन रखना, उसके अलावा जनरल लेजर रिपोर्ट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, इनकम स्टेटमेंट बनाना जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू द बैलेंस शीट। ये हमने बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया है, बैलेंस शीट रिपोर्ट और आगे कंपनी का नाम, देन उसके ईयर्स, ईयर जो है वो हमने 2022 और 2023 किया। इसके बाद नेक्स्ट जब ईयर ऐड होगा तो वो हम नेक्स्ट ईयर का कॉलम ऐड कर देंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले ट्रायल फाइनल करना होता है। ट्रायल बैलेंस जो है वो फाइनल होगा तो ही हमारी बैलेंस शीट बन सकेगी। तो बैलेंस शीट से पहले हम यहाँ पर ट्रायल की तरफ जाते हैं। हमें जिस पीरियड की बैलेंस शीट हमने बनानी है उस पीरियड के ऊपर हमें ट्रायल को रन करना होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बैलेंस शीट वैसे ही ईयर वाइज बनती है या पीरियड वाइज बनती है, तो हम उसके फिर वो क्वार्टर्स जो हैं वो अलग अलग उनका ट्रायल रन करेंगे और उससे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमने 30 अप्रैल तक जो भी मेरे अकाउंट्स बने हैं उसका ट्रायल जो है वो फाइनल करना है और इसी पे हमने इसकी बैलेंस शीट रन करनी है। सॉरी, हम इसको 31 मार्च कर लेते हैं, पहले क्वार्टर की हम बनाते हैं 31 मार्च और ट्रायल को हम रिफ़्रेश कर देंगे ताकि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो रेडी हो जाए। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो रिफ़्रेश हो गया है और हमें देखना है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। इस क्वार्टर के दौरान यही डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस है। सॉरी, अभी हमने यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट जो है 1 मार्च दी हुई है, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस से गर्ज है बैलेंस शीट के अंदर, या मुझे इससे 2022 के क्लोजिंग बैलेंस से गर्ज है या ये हमारा जो 2023 के। तो इसको मैं 1 मार्च से भी रन कर लूँ या इसको मैं 1 जनवरी से भी रन कर दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे एक्चुअल में क्लोजिंग डेट जिस डेट का ट्रायल बैलेंस उठाना है और जहाँ पर बैलेंस शीट रिपोर्ट करनी है सिर्फ वो चाहिए। तो ट्रायल बैलेंस में ये बैलेंस कैसे कैलकुलेट हुआ है ये हम सारा अपना जो है वीडियो प्रीवियस वीडियो में पार्ट 4 के अंदर शायद मेरा ख्याल है इसको हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अब हम बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। तो अब बैलेंस शीट को मैं यहाँ पर जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो जो हमने ट्रायल फाइनल किया है उसकी बेस पर ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो रेडी हो गई है। इसमें देखें हमारे यहाँ पर एसेट्स, सबसे पहले एसेट्स आए हैं और करंट एसेट्स के अंदर हमारा कैश इन हैंड कितना है, अकाउंट रिसीवेबल कितना है, इन्वेंट्री कितनी है और एनिमल्स कितने हैं। और ये दोनों साल का आया है, 2022 में इसकी क्या पोजीशन थी और ये 2023 में इसकी क्या पोजीशन है। और ये फिर टोटल करंट एसेट्स आ गए, देन हमारे फिक्स एसेट्स आ गए, देन हमारा जो है वो लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ आ गई। इसमें हमारी करंट लाइबिलिटीज़ निकल आई और उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ आ गई और उसके बाद हमारी ओनर्स इक्विटी आ गई और फिर हमारी रिटेन्ड अर्निंग और ये हमारा टोटल आ गया। तो प्रीवियस ईयर हमारी बैलेंस शीट जो थी वो 4.9 मिलियन की थी, 49 लाख की, और अभी ये है 49,61,250 टोटल एसेट और ये हमारी टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी और ये बैलेंस्ड है। अब हम चलते हैं इसके VBA मॉड्यूल की तरफ
और इसके VBA मॉड्यूल की कमांड्स जो हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो हम जाएंगे डेवलपर, विजुअल बेसिक और यहाँ पर बैलेंस शीट रिफ्रेश, ये हमारी कमांड है। तो ये हमने अपना मॉड्यूल यहाँ पर स्टार्ट किया है, सब बैलेंस शीट रिफ्रेश, देन एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग फाल्स के स्क्रीन की मूवमेंट जो है उसको हमने रोकने के लिए इसको ये कमांड लिखी है। उसके बाद हमने कुछ डायमेंशंस डिफाइन की हैं, डेम लास्ट रो, डेम कॉलम लेटर, डेम फार्मूला टू अप्लाई, डेम अप्लाई रेंज, देन हमने इसकी PL रो ही मैंने इसको डिफाइन कर दिया है प्रॉफिट लॉस के हवाले से। ये एक्चुअल में हमारी उस बैलेंस शीट की नेक्स्ट रो जो है वो कैलकुलेट करने के लिए, इसको हम BS रो भी यहाँ पर कह सकते थे। देन अकाउंट रो, देन सम रेंज as range, then criteria range as range, then criteria as string, then results as double। उसके बाद हमने क्या किया है कि बैलेंस शीट की जो प्रीवियस रिपोर्ट है उसको क्लियर करना है। सबसे पहले जब भी रन करनी है तो प्रीवियस बैलेंस शीट हमें डिलीट करनी है। तो ये हमने शीट 7 डॉट रेंज B62I9999 डॉट क्लियर कंटेंट्स, ये प्रीवियस बैलेंस शीट हमने रिजल्ट किया। तो शीट 7 हमारी जो है वो बैलेंस शीट है। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं तो ये शीट 7 बैलेंस शीट है। तो हम बैलेंस शीट में जाएंगे और यहाँ पर B72I कॉलम और इससे नीचे सिलेक्शन करके ये सारा डाटा जो है वो डिलीट कर देंगे। तो ये क्लियर हो जाएगी हमारी रिपोर्ट। देन चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट में जाएंगे और चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट में जाके N7 से हम स्टार्ट करेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, और N7 से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद क्या है, डाउनवर्ड सिलेक्शन करेंगे, देन राइटवर्ड सिलेक्शन करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल डाउन और शिफ्ट कंट्रोल राइट, और इस सारा डाटा को भी हम क्लियर कर देंगे सिलेक्शन डॉट क्लियर कंटेंट्स। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद फिर अब हम क्या करेंगे, एडवांस फिल्टर अप्लाई करेंगे। तो एडवांस फिल्टर हमने अप्लाई करना है शीट 3 डॉट रेंज। तो शीट 3 जो है हमारी वो डेटाबेस है। हाँ जी, शीट 3 जो है वो हमारी डेटाबेस शीट है। तो शीट 3 में हमने ये एडवांस फिल्टर अप्लाई करना है, शीट 3 डॉट रेंज B72D100 एडवांस फिल्टर। नो सॉरी, ये यहाँ पर मैं गलत कर रहा हूँ। शीट 3 में हमने नहीं, ये डेटाबेस में हमने एडवांस फिल्टर नहीं अप्लाई करना। हमें यहाँ पर फिल्टर जो है वो अप्लाई करना है चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट में ही, B72D। तो चार्ट ऑफ अकाउंट की शीट के अंदर ये हमारा B7 है, ये B72D। ऑलराइट, B72D एडवांस फिल्टर। क्योंकि मुझे यहाँ पर सब लेजर का बैलेंस नहीं चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पर सब लेजर को इग्नोर कर रहा हूँ, और यहाँ से हम यहाँ तक जो है ये ऐसे सिलेक्शन कर लेंगे B72D एडवांस फिल्टर। और ये एक्शन क्या होगा, कॉपी होगा, कॉपी टू रेंज N7 इज टू P। तो ये N से P तक हमारा डाटा यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, और ये एज इट इज़ सेम यही डाटा जो है ये एज इट इज़ इधर कॉपी हो जाएगा हमारा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, शीट 2 डॉट सेल 7, शीट 2 डॉट सेल 7Q, यानी कि Q7 जो है ये वाली जो वैल्यू है ये दिस वन, ये हमें फिल करवानी है। क्योंकि हमने N7 से सिलेक्शन करके ये सारा डिलीट कर दिया होगा, जब ये ऐसे डिलीट कर दिया होगा तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर हमें यहाँ पर ये तो एडवांस फिल्टर से कॉपी हो क्या गया, और इधर ये हेडिंग हमें लेके आनी है Q7 के अंदर। तो यहाँ पर हमने हार्ड कोड कर दिया है प्रीवियस, और R7 में हमने हार्ड कोड कर दिया है करंट। ऑलराइट, यहाँ पे प्रीवियस लिखा आ जाएगा, यहाँ पर करंट लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमने इसकी लास्ट रो डिफाइन की है, लास्ट रो शीट 2 डॉट सेल रो डॉट काउंट P कॉलम से हमने की है। तो ये हमारा P कॉलम है, तो इसके एंड में यहाँ पर कर्सर जाएगा और उसके बाद कंट्रोल अप के साथ यहाँ तक आ जाएगा। तो ये 37th रो जो है ये हमारी लास्ट रो बन रही है। देन इसके बाद अब हम क्या करेंगे,
उसके बाद हमने कॉलम, जिस कॉलम में फार्मूलाज अप्लाई करने हैं वो कॉलम इंडेक्स दे दिए हैं। पहला कॉलम इंडेक्स हमने दिया है क्यू, हमें क्यू कॉलम में भी फार्मूला अप्लाई करना है और आर कॉलम के अंदर भी फार्मूला अप्लाई करना है। उसके बाद हमने फार्मूला क्या अप्लाई करना है वो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा है। जैसा कि यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि ट्रायल बैलेंस के डी कॉलम का हमें सम लेके आना है। तो ये क्या है कि ट्रायल बैलेंस की डी, ये सम इफ़ है, सम इफ से नहीं है, ये सिर्फ सम इफ है, सिंपल। तो इस केस में हमें पहले क्राइटेरिया रेंज देनी होती है। तो ट्रायल बैलेंस की क्राइटेरिया रेंज जो है वो डी कॉलम की हमने ये दे दी। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने उसको क्राइटेरिया दिया APP8, तो ये ओनर्स इक्विटी कंपेयर होगी। और देन हमने उसको सम रेंज दी है F कॉलम। तो F कॉलम के अंदर हमारा ओपनिंग ट्रायल बैलेंस है जो कि हमारा 2022 का ट्रायल बैलेंस है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे जो हैं ये जर्नल लेजर कंपेयर होंगे और जहाँ जहाँ पर भी ये रिपीट हो रहा है उनका सम होके हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। इधर सम एफ के साथ फार्मूला आ जाएगा और सेम यही फार्मूला है और यहाँ पर हमने सम रेंज उसकी जस्ट के कर दी है जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस है इस ट्रायल का। तो इस केस में हमारे यहाँ पर ये कैलकुलेशंस हो जाएंगी और ये हमारा जर्नल लेजर तक का हमारा जो बैलेंस है वो आ गया है। ट्रायल बैलेंस में हमारा लेजर बैलेंस जो है वो सब लेजर तक डिवाइडेड था। अब हमने सब लेजर स्किप करके उनको मर्ज करके सिर्फ जर्नल लेजर लेवल पर रिपोर्टिंग हम ले आए हैं और इससे अगली रिपोर्टिंग जो है वो अब हम इसके अंदर ही कंट्रोल करेंगे। उसके बाद हमने अप्लाई रेंज दी है कि Q8 से हम ये अप्लाई करेंगे फार्मूला और R8 तक अप्लाई करेंगे। Q8 और R8 से हम इनको स्टार्ट करेंगे दोनों फार्मूलाज को और लास्ट रो तक हम इनको अप्लाई करेंगे। यानी कि ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये हमारे यहाँ तक, जिधर तक लास्ट रो है इधर तक सारे अप्लाई फिल हो जाने चाहिए, ऑटो फिल हो जाने चाहिए। देन उसके बाद हमने सम रेंज, दो सम रेंज हमने डिफ़ाइन की हैं। एक सम रेंज हमने डिफ़ाइन की है क्यू कॉलम की और एक हमने डिफ़ाइन की है आर कॉलम की। क्या हमें क्यू कॉलम से भी सम करना है और आर कॉलम से भी सम करना है। दो रेंजेस हो गई। देन उसके बाद हमने क्या किया है, क्राइटेरिया रेंजेस डिफ़ाइन की हैं और ये भी हमारी दो हैं। क्राइटेरिया रेंज एक सिंपल है वो हमने डिफ़ाइन की है ओ में और क्राइटेरिया रेंज 1 वो हमने डिफ़ाइन की है एन में, ओ एंड एन। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्राइटेरियाज डिफ़ाइन किए हैं। नंबर 1 ओनर्स इक्विटी, देन रिटेन्ड अर्निंग, then long term liability, then current liability, fixed asset, current asset, equity, liability, asset, revenue and expense। तो ये हमारी यहाँ से जो है हमारे जैसे इसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो हमने डिफ़ाइन कर दी हैं। जो इसमें लेवल हमने डिफ़ाइन किए हैं कि ओनर्स इक्विटी का हमें अलग बैलेंस चाहिए होगा, रिटेन्ड अर्निंग का अलग चाहिए होगा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का अलग चाहिए होगा, करंट लाइबिलिटी का अलग चाहिए होगा, फिक्स एसेट, करंट एसेट। तो ये देखें ओनर्स इक्विटी, रिटेन्ड अर्निंग, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, देन करंट लाइबिलिटी, देन फिक्स एसेट, देन करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी के बाद फिक्स एसेट, करंट एसेट। फिर उसके बाद हमें सेल इनकम और अदर इनकम, डायरेक्ट कास्ट और इनडायरेक्ट कास्ट की हमें डिटेल में ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे इनकम स्टेटमेंट में यूज़ होने वाले अकाउंट्स हैं तो उनको हमने कंसिडर नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को इग्नोर भी नहीं कर सकते क्योंकि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है हमारा वो रिटेन्ड अर्निंग में क्लोज होना है। तो इसलिए हमने नेक्स्ट फिर हम उससे फर्स्ट लेवल पे चले गए हैं। इक्विटी का क्राइटेरिया दे दिया, लाइबिलिटी का हम टोटल करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे, रेवेन्यूज़ का टोटल करेंगे और एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे। देन हमने इसके रिजल्ट्स कैलकुलेट किए हैं। रिज़ल्ट 1 वो हमने क्राइटेरिया 1 जो दिया हुआ है ओनर्स इक्विटी और इसके लिए हमने क्राइटेरिया रेंज 1 दी है। सॉरी, ये हमने पहले सबसे पहले क्राइटेरिया 9 एसेट्स का हमने टोटल किया है और क्राइटेरिया रेंज 1 दी है यानी कि करंट ईयर का।
जहाँ पर भी क्राइटेरिया रेंज 1 लिखी हुई है वो हम करंट जो पीरियड हमारा चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं। और क्राइटेरिया 9 मीन्स ये एसेट का सम करेगा। ये जो है सॉरी क्राइटेरिया रेंज 1 जो है वो हमारी इसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि हमने कौन से लेवल तक की रिपोर्टिंग करनी है। तो ये हमारे 5 वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे क्राइटेरिया रेंज 1 में आती हैं, और उससे पहले वाले जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं ये हमारे क्राइटेरिया रेंज में आएंगे। और सम रेंज जो है हमारी सम रेंज वो हमारी 2022 का जो ईयर है उसकी वैल्यू सम करेगी, और सम रेंज 1 जो है वो 2023 का सम करेगी। तो ये हमने क्राइटेरिया 9 दिया है और ये सम रेंज लिखी है, तो इट मीन्स कि 2022 का टोटल कर रही है, और ये 2000 करंट जो पीरियड हमारा होगा उसका सम करेगी एसेट्स के लिए। और ये क्राइटेरिया 8 हमारा है लायबिलिटी, तो इससे हमारी दोनों लायबिलिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद क्राइटेरिया 7 है हमारा इक्विटी, और इससे हमारी दोनों इक्विटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद हम जाते हैं क्राइटेरिया 6। तो यहाँ पर देखें हमारी क्राइटेरिया रेंज 1 की बजाय क्राइटेरिया रेंज आ गई है, क्योंकि ये सेकंड लेवल की रिपोर्टिंग है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया 6 करंट एसेट्स दोनों पीरियड के कैलकुलेट हो जाएंगे। उसके बाद फिक्स एसेट्स कैलकुलेट हो जाएंगे। देन क्राइटेरिया 4 में हमने दिया है करंट लायबिलिटीज़, तो ये करंट लायबिलिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। देन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी। देन रिटेन्ड अर्निंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ आगे जाके हमें करना पड़ेगा, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग जो हमारी इस ईयर की है वो तो कैलकुलेटेड है 2022 की, तो हमने रिटेन्ड अर्निंग एक क्लोज कर दिया हुआ है अकाउंट, और रिटेन्ड अर्निंग के अंदर एक वैल्यू आ रही होगी, वो वैल्यू हमारी सम हो जाएगी। बट जो हमारा रनिंग है इसके रिटेन्ड अर्निंग नहीं होगी, तो ये ज़ीरो कैलकुलेट होगी। तो इसको फिर हम आगे फर्दर जो है करंट की वो रिटेन्ड अर्निंग दोबारा से कैलकुलेट करेंगे और उसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे। देन हमारी ओनर्स इक्विटी जो है वो दोनों पीरियड्स की कैलकुलेट होगी। उसके बाद ये देखें कि ये हमने टोटल रेवेन्यूज़ कैलकुलेट किए हैं। क्राइटेरिया रेंज 10 ये हमने क्या किया कि ये तो हमें वैसे भी कैलकुलेट यहाँ पे करना ही नहीं चाहिए था, वैसे मैंने वो चूँकि एक सिमेट्री बनाई हुई है तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि यहाँ पर हमारे टोटल रेवेन्यूज़ तो ऑलरेडी क्लोज हो चुके हैं, तो ये तो वैल्यू ज़ीरो कैलकुलेट होगी, और इसके हमारे जो हैं टोटल रेवेन्यूज़ वो कैलकुलेट हो जाएंगे सम रेंज 1 में। देन ये टोटल एक्सपेंसेस ये वैल्यू फिर ज़ीरो कैलकुलेट होगी। ओपनिंग के एक्सपेंसेस ज़ीरो हैं और ये क्लोजिंग के एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। देन हमने क्या किया है, कैलकुलेट टोटल रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग की रिटेन्ड अर्निंग, इसको हमें कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअल में हमें ये क्लोजिंग की रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट करनी थी, जो कि हमारा रिज़ल्ट 20 + 21 है। अब 20 रिज़ल्ट हमारा क्या है ये देखिएगा, 20 जो है ये हमारा टोटल रेवेन्यूज़ क्लोजिंग करंट पीरियड जो हमारा चल रहा है उसका टोटल रेवेन्यू है, और प्लस टोटल एक्सपेंसेस। तो ये टोटल रेवेन्यू टोटल एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस है ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है रिज़ल्ट 24 में। तो ये हमारी रिटेन्ड अर्निंग आ गई है। उसके बाद हमने रिज़ल्ट 25 कैलकुलेट किया है, प्रीवियस एंड करंट टोटल रिटेन्ड अर्निंग, यानी कि 15 एंड 23 का हमने सम किया है। ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो कैलकुलेट होगी, और यहाँ पर 15 जो है वो ऑलरेडी उधर डिफाइंड होगी। 15 जो है क्लोजिंग की यहाँ पर ज़ीरो कैलकुलेट होगी, और यहाँ पर हमने ये 23 जो है, उसके बाद 16 एंड 24, 16 जो है ये हमारी है क्लोजिंग की रिटेन्ड अर्निंग। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हमने जो है प्रीवियस एंड करंट टोटल रिटेन्ड अर्निंग्स हमने कर ली हैं। अब हम यहाँ पर जाएंगे कि प्रीवियस एंड टोटल इक्विटी ओपनिंग। हाँ, उसके बाद हमें चूँकि ये तो हमारी रिटेन्ड अर्निंग जो है वो करंट और प्रीवियस टोटल रिटेन्ड अर्निंग जो है ओपनिंग और क्लोजिंग की वो कैलकुलेट होगी। फिर उसके बाद हमें इक्विटी प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स का भी सम करना है, तो वो भी हमने यहाँ पर रिजल्ट सेट कर दिए हैं।
और उसके बाद फिर हमें इक्विटी और लाइबिलिटीज़ का टोटल भी करना है, टोटल इक्विटी प्लस टोटल लाइबिलिटी, तो वो भी हमने रिजल्ट्स यहाँ पर फाइनल कर लिए ताकि हम वहाँ पर जस्ट रिजल्ट्स ही शो करवाएं। देन हमने शीट 7 के साथ ही अब सारा काम करना है इसके बाद आगे। तो ये क्या है कि जी विद शीट 7 स्टार्ट हम करेंगे PL रो इज इक्वल 6, इनिशियल रो हमारी 6 है, 6 से स्टार्ट करेंगे और B6 के अंदर हम लिखेंगे ईयर, हार्ड कोड कर दिया। H6 के अंदर हम लिखेंगे 2022 और I6 के अंदर हम लिखेंगे 2023। देन नेक्स्ट रो में हम क्या करेंगे कि B7 आ गया हमारा, B7 के अंदर हम लिखेंगे एसेट्स और अगली रो में चले जाएंगे। अब यहाँ पर हम बैलेंस शीट को खोल लेते हैं साथ। जैसे ही ये बात हो रही है तो ये हमारी फील्ड जो है वो फिल आएगी। ये हमने हार्ड कोड की है B6 और ये भी हमने फिलिंग करवाई है B6 और ये भी, ताकि अगर कोई नेक्स्ट ईयर ऐड होता है तो वो ईयर यहाँ पर हमारा ऐड हो जाए एज इट इज़। उसके बाद हमने यहाँ पर B7 में एसेट्स लिखा है। उसके बाद D8 यहाँ पर आ गया। अब क्योंकि हमने ये PL रो इक्वल टू PL रो प्लस 1 कर दिया तो ये 7 से 8th नंबर रो का कैलकुलेट हो गया और D8 जो है उसके अंदर हम करंट एसेट लिखेंगे जस्ट, और उसके बाद अगली रो में चले जाएंगे। और नेक्स्ट रो में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अकाउंट्स दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि इफ़ शीट2 डॉट रेंज O एंड अकाउंट रो डॉट वैल्यू, शीट2 ये है डॉट O डॉट वैल्यू इज इक्वल टू करंट एसेट्स, ये करंट एसेट है, एंड शीट2 डॉट रेंज Q अकाउंट रो डॉट वैल्यू इज नॉट 0 और Q की वैल्यू 0 नहीं है। ऑलराइट, ये और ये। उसके बाद हमने एक और कंडीशन साथ लगाई है R, शीट2 डॉट रेंज O इज डॉट वैल्यू इज करंट एसेट एंड शीट2 डॉट रेंज R इज नॉट 0। देन हमें क्या करना है कि E कॉलम के अंदर हमें अकाउंट का नेम चाहिए और H कॉलम के अंदर हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू चाहिए और I कॉलम के अंदर हमें करंट ईयर की वैल्यू चाहिए। तो हमने ये यहाँ पर कंडीशंस जो लगाई थी उसका मकसद ये था कि अगर हमारे इस O कॉलम के अंदर करंट एसेट लिखा हुआ है तो, और Q जो है वो हमारा 0 नहीं है तब, या इसके अंदर करंट एसेट लिखा हुआ है और O के अंदर R के अंदर 0 नहीं है तब, ये दोनों में से एक भी कंडीशन मीट होती है तो हमें ये अकाउंट नेम और इस अकाउंट की वैल्यूज़ जो हैं वो रिस्पेक्टिव फील्ड्स में दिखानी है। अकाउंट हमें E के अंदर दिखाना है और H के अंदर हमें एक वैल्यू दिखानी है और I के अंदर दूसरी वैल्यू दिखानी है और उसके बाद नेक्स्ट रो पे चले जाना है। हाँ राइट, ये दो कंडीशंस लगाने का मकसद ये था कि हमारी जो हैं वो दोनों कंडीशंस मीट हों। और अगर किसी केस में ये देखें यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं बैलेंस शीट में तो ये देखें यहाँ पर हमारे अकाउंट रिसीवेबल के इसमें वैल्यू 0 आ रही है, तो ये भी शो हो गई है सिर्फ इसकी वजह से कि यहाँ पर कंडीशन मीट हो रही तो इसलिए इसकी यहाँ पर 0 वैल्यू कैलकुलेट होगी और इधर वो दूसरी वैल्यू होगी। ऑलराइट, तो ये सेम हमने करते हुए करंट एसेट्स, देन हमने इसका टोटल लगाया करंट एसेट्स का, उसके बाद फिर हमने फिक्स एसेट के अकाउंट्स ऐड किए और उसके बाद हमने टोटल लगाया फिक्स एसेट का, देन हमने टोटल फिक्स एसेट किए और उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने जो ऊपर ये रिजल्ट्स की बेस पे कैलकुलेट की हुई हैं इसकी बेस पे हम उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर शो करवाते जा रहे हैं कि करंट एसेट की वैल्यू क्या है और वहाँ पर वो हर सारी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली हुई हैं। और सेम सिनेरियो जो है ये रिपीट होता जा रहा है और इस के अंदर फिर हमने ये लाइबिलिटीज़ शो करवाई हैं, फिर उसके बाद करंट लाइबिलिटी, फिर इक्विटी और फिर उसके बाद टोटल ओनर्स इक्विटी, फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग, देन रिटेन्ड अर्निंग के बाद जो है वो टोटल इक्विटी जो है वो टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी हमने शो करवा दी है और ये इस फॉर्मेट पे आ गई और एंड पे हमने ये B7 कर दिया है। और ये हमने उसमें सारा जो है सिनेरियो ये इनकम स्टेटमेंट की रिपोर्ट के अंदर पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी,
तो जब आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे तो आप ये इस काबिल हो जाएंगे कि ये हम कमांड सारी आप इजीली लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा अब लास्ट कर्सर का सेल है कि हमें मॉड्यूल रन होने के बाद कर्सर कहाँ पे चाहिए, तो वो B7 पे आ जाएगा यहाँ पर हमारा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वही कंडीशनल फार्मेटिंग की। तो ये डाटा इधर आ जाएगा टेक्स्ट की फॉर्म में, बट ये फार्मेटिंग जो है ये कलर्स नहीं होंगे। तो ये कलर्स जो हैं ये सारे हमने कंडीशनल फार्मेटिंग से लाए हुए हैं। तो ये हमें कंडीशनल फार्मेटिंग जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 तरह के कलर्स किए हुए हैं, एक लाइट ब्लू कलर है, एक थोड़ा सा डार्क है और एक रेनबो है। तो इनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें पहली कंडीशन है जी, एंड D7 इज़ नॉट ब्लैंक, H7 इज़ नॉट ब्लैंक एंड I7 इज़ नॉट ब्लैंक। ठीक है, तो D, H एंड I ये तीनों ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो हमारा ये वाली फार्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी, जो कि हमने किया हुआ है कि फिल हमने ये किया हुआ है और बॉर्डर इसका ऊपर ये लगाया हुआ है। ओके, तो ये देखते हैं कि ये कंडीशन कहाँ कहाँ पर मीट हो रही है अप्लाई करें। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर हमारा D7 ब्लैंक है और सब ब्लैंक हैं, इसलिए नहीं मीट हुई। यहाँ पर D7 ब्लैंक नहीं है बट H एंड I ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी मीट नहीं हुई। और यहाँ पर हमारा D ब्लैंक है, H एंड I ब्लैंक नहीं है, यहाँ पर भी मीट नहीं हुई। और ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आगे मीट होती है कि यहाँ पर हमारा D7 में ब्लैंक नहीं है, H7 में ब्लैंक नहीं है, I7 में नहीं है। तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पर अप्लाई हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डार्क कलर की। तो ये कंडीशनल फार्मेटिंग जो है ये हमने की हुई है कि हमारा B7, H7 एंड I7 ये तीनों ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो ये कंडीशन हमारी यहाँ पर आके मीट हो रही है और इसका हमने फॉर्मेट जो है वो कर दिया है। इसका फॉर्मेट हमने किया है ये फिल डार्क कलर हमने कर दिया और बॉर्डर इसका ये लगा दिया और फॉन्ट कलर वाइट कर दिया और बोल्ड कर दिया और ओके। तो देन ये हमारी यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई होती है और यहाँ पर आके ये कंडीशन मीट होती है कि B7 ब्लैंक नहीं है और H7 और I7 ब्लैंक नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी एक कंडीशन है जो थोड़ा सा ज़्यादा इनके दरमियान में ब्लू कलर है। तो ये हम करते हैं ये वाला डिस्कस। यहाँ पर हमने C कॉलम के साथ कंडीशन लगाई है कि C, H एंड I ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कंडीशन मीट हो रही है, तो इसलिए ये जो है वो यहाँ पर आके कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। तो ये कलरिंग जो है, ये कलर कोड जो हैं ये सारे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई किए हुए हैं। और इस वीडियो में हमारा जो है ये पूरा पैकेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अगली अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल जो है वो तैयार करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।